हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय राजपुरोहित। हम बात करेंगे आज डीपीएसपी की इन अपनी पॉलिटी की सीरीज में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये नेक्स्ट 10 to 12 मिनट आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में 2 मार्क्स बढ़ा सकते हैं। इस पार्ट से बहुत हाई चांसेस है कि एक क्वेश्चन आए ही आए, क्योंकि रेगुलरली यूपीएससी की अप्रोच है कि नए पार्ट में नए तरीके से इसको अप्रोच किया जाए। पिछले साल भी इसी से एक क्वेश्चन था, मैं आपको इन बिटवीन बताऊंगा। सो मेरे नेक्स्ट 10 to 12 मिनट बोले गए हर एक वर्ड को आप अपने पूरे फोकस के साथ सुनिए। आपके 2 मार्क्स बढ़ने की गारंटी मैं देता हूं। ओके, so we start. Before starting, I would like to request you, please subscribe my channel and like and share it between your friends. Okay, थैंक यू। सो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी है क्या? ये डायरेक्टिव्स है स्टेट्स के लिए, जो कि एक इगलिटेरियन सोसाइटी यानी इक्वल लेवल की सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। पर बेसिकली इसका पॉलिटिकल पार्ट है वो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट में एड्रेस हुआ है। सो यहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक पार्ट है वो मेजरली फोकस है। सो कंटेन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 to 51 बोरोड फ्रॉम द आयरलैंड। सो आयरलैंड से बोरो हुआ है डीपीएसपी। पार्ट 4 है, आर्टिकल 36 to 51 है। फोकस है इगलिटेरियन ऑर्डर इन द सोसाइटी। These are the fundamental in governance of the country. They promote the idea of welfare state, not mere police state. So ये police state नहीं बनाने की बात कर रहा है कि खाली police state नहीं होना चाहिए, यानी सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं होना चाहिए, आपको हर चीज में बताए ये करो वो करो, या आपको कोई भी चीज सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, वो ही नहीं, आपके वेलफेयर का भी ध्यान रखे। ओके, सो क्या स्टेट का मेन काम क्या होता है कि बेसिकली आपको हर तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए, बाहरी अटैक से, इंटरनल प्रॉब्लम से। उसके साथ साथ वेलफेयर मैंडेट भी है। सो ये वेलफेयर मैंडेट है वो स्पेशली आपका पार्ट 4 में डीपीएसपी में है। दे आर ब्रॉडली क्लासिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस है। ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया है और मुझे लगता है यहीं से इस बार क्वेश्चन आएगा। सो आपको ये समझना होगा कि सोशलिस्टिक एंड वेलफेयर पॉलिसीज कौन सी है, गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन सा है, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल कौन सा है। सो आपको ये याद या रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको ब्रॉडली प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। सोशलिस्टिक एंड वेलफेयर प्रिंसिपल क्या है कि सबका भला हो, राम राज्य वाली परिकल्पना है। गांधीयन प्रिंसिपल क्या है? ट्रस्टीशिप हो, अब सबको इकट्ठा मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो उसमें सबका राय लिया जाए, ये गांधीयन प्रिंसिपल है। लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल क्या है? लिबरल प्रिंसिपल है कि सबको इक्वल नजर से देखा जाए, यूनिफॉर्मली सारे रूल लागू हो, ये आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल है। सो जब आप इनको पढ़ेंगे तो सोशलिस्ट, वेलफेयर प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल आपको याद रखना है। सो बेसिकली ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, इस आर्टिकल का सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैंने आपको यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 39, 41, 42 एंड 43 इज रिलेटेड टू सोशलिस्टिक और वेलफेयर प्रिंसिपल। आपने गौर किया 39, उसके बाद में 2 छोड़ा, और 41, 42, 43 3 लोग। गांधीयन प्रिंसिपल है 40, फिर 43, 43 से 69, ये 43 से 49 है। ओके, एंड लिबरल्स है 44 एंड 45, 51 एंड 50 एंड 51। ये कैसे है अभी हम बात कर लेते हैं। ओके, आर्टिकल 31, हमने 36 एंड 37 की बात नहीं की। 36 में क्या है? स्टेट की डेफिनेशन है वो आर्टिकल, हमने आर्टिकल 13 में 12 में पढ़ लिया था कि
आर्टिकल 12 में हमने पढ़ा स्टेट की क्या डेफिनेशन होती है फंडामेंटल राइट में, सो सेम डेफिनेशन आर्टिकल 36 में। 37 इज सेइंग दैट इट इज नॉट जस्टिशिएबल, मतलब आप अगर इसमें कोई भी आर्टिकल लिखा हुआ है उसको ले जाके कोर्ट में, जैसे आपका फंडामेंटल राइट है वो जस्टिफिकेबल है, उसमें आप डायरेक्ट कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो कि ये मुझे स्टेट प्रोवाइड करे। बट यहाँ पे क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉडर है, स्टेट के पास इतना रिसोर्स है या नहीं है, सो ये स्टेट को डायरेक्ट करता है कि जैसे ही आपके पास में रिसोर्स अवेलेबल हो, आप मेच्योर लेवल पे हो, तब आप ये चीज़ प्रोवाइड करवाए। सो आप डायरेक्ट जाके कोर्ट में इसको जस्टिफिकेबल नहीं बना सकते। बट जब भी स्टेट को लगेगा कि स्टेट इन ए पोजीशन कि इसमें से कुछ प्रोवाइड करवा सकता है, तो उसको वो फंडामेंटल राइट में शामिल कर सकता है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन को किया था। ओके, सो आर्टिकल 38 की बात करें, 38(1) कहता है सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन द जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। आर्टिकल 38(2) क्लॉज 2 कहता है, क्लॉज 2 ये आपको ध्यान रखना होगा, 44th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में जोड़ा गया था। उसमें बोला गया कि मिनिमाइज इनइक्वलिटी, इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी अमंग द इंडिविजुअल एंड ग्रुप। सो ये मिनिमाइज करनी है इनइक्वलिटी, इसका टारगेट यही है, जो कि बेसिक टारगेट है 38(1) में। सो आपका जस्ट सोशल ऑर्डर, जिसमें जस्टिस, सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर हो। आर्टिकल 39 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बिकॉज 39 बी एंड सी को ओवरराइडिंग, आर्टिकल 39 बी एंड सी को ओवरराइडिंग पावर दी है मिनर्वा मिल केस। ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, मिनर्वा मिल केस में ओवरराइडिंग पावर दी है किसके ऊपर, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19। यानी कि आपको अगर आप आर्टिकल 39 बी और सी को लागू करवा रहे हैं, तो अगर उस पोजीशन में आपका आर्टिकल 14, 19 आड़े आ रहा है, यानी फंडामेंटल राइट आड़े आ रहा है, तो भी आप आर्टिकल 13 को लागू करवा सकते हैं, वो आपका वैलिड होगा, कोई भी आपने लॉ लागू करवाया है तो। बेसिकली सिक्योरिंग इकोनॉमिक जस्टिस, मेनली टारगेट है इकोनॉमिक जस्टिस पे। 38 में सोशल जस्टिस मेनली टारगेट था, 38, 39 में इकोनॉमिक जस्टिस। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ए का 38, 39A। बी क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस ऑफ कॉमन गुड्स। सो इसी के थ्रू तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ था, आपने लैंड रिफॉर्म का लॉ लाया था, टीनेंसी एक्ट लाया था। सो बेसिकली that is related with the adequate means of the livelihood, distribution of resources for the common goods, and C a prevention of concentration of the wealth. So important क्या है, B is related to, आपको याद रखना है, B is distribution of resources for common good, C is prevention of concentration of wealth, and D है equal pay for equal work, protection of worker. So जिसने जितना इक्वली काम किया है, चाहे मैन हो चाहे विमेन हो, उनको इक्वली पेमेंट मिलना चाहिए, ये बोल रहा है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर्स है। एंड ये लास्ट वाला इन्होंने जोड़ा था। फिर 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं डीपीएसपी में। सो आपको याद रखना होगा कि 42nd अमेंडमेंट में ये ई पार्ट है, 39 का ई पार्ट जोड़ा गया था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ। ओके, अब मैं फटाफट आपको नेक्स्ट आर्टिकल्स बता देता हूं, फिर उसका मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, हर 4 आपको आर्टिकल कैसे याद रखने हैं। एवरी फोर्थ, आफ्टर फोर्थ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है। 36 से शुरू होते हैं। 40 बहुत कॉमन और पॉपुलर आर्टिकल है, पंचायती राज का। 44 बहुत कॉमन है, कॉमन सिविल कोड का। ऐसे ही 48, फिर 51 तक। सो 4 के बीच का गैप रख के आप याद रख सकते हो। आफ्टर 4 कौन सा इंपॉर्टेंट है। सो अभी हम 39 का याद, 39A अगेन ए है, तो यानी कि ये एक्स्ट्रा इंसर्ट किया गया था। सो ये भी 42nd अमेंडमेंट में किया गया था, फ्री लीगल एड। सो फ्री लीगल एड का आर्टिकल 39A है। आर्टिकल 40
ऑर्गेनाइजिंग ऑफ विलेज पंचायत, वेरी पॉपुलर। आर्टिकल 41 ये आपको याद रखना होगा, राइट टू वर्क। सो अगर आपका क्वेश्चन आता है राइट टू वर्क इज ए फंडामेंटल राइट, नहीं, ये डीपीएसपी के हैं। ओके, और इसी के बेसिस पे मनरेगा बनाया गया था। तो गवर्नमेंट ने, अब जब रिसोर्स हुआ तो गवर्नमेंट ने राइट टू वर्क दिया। ओके, आर्टिकल 42 जस्ट एंड, जब आपका वर्क है तो वर्क प्लेस पे आपकी ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए। सो पंचायत ऑर्गेनाइज करवाई, फिर वहां पे आपने मनरेगा में काम दिया, उसमें जस्ट ह्यूमन कंडीशन दी। 43 लिविंग वेजेस फॉर द वर्कर, उसका अब उसके वेजेस की बारी आई तो उसको लिविंग वेजेस दे, मिनिमम वेजेस नहीं, उसको डिग्निफाइड लाइफ जीने के वेजेस दे। 43A, अब 43A ये गांधीयन प्रिंसिपल हो गया कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में ये देखो, यहां तक तो वर्कर की बात हुई। 41, 42, 43, 43A में स्पेशली बोला गया कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर है, उनको डिसीजन मेकिंग में इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर का भी होना चाहिए, उनसे भी राय लेनी चाहिए। ऐसे ही 43B बहुत इंपॉर्टेंट है। 43B आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा इजीली। ये इंपॉर्टेंट कहाँ होगा, आपका एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें लिखा हो कि भाई साहब आपका 97 अमेंडमेंट 2003 में कौन से पार्ट में ये बदलाव किया गया या कौन से पार्ट में अमेंडमेंट किया गया। सो आपका ये डीपीएसपी में भी हुआ है। ये आपका मैंने बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटी रिलेटेड फंडामेंटल राइट में भी हुआ है, और ये आपका पंचायती राज में भी हुआ है। सो अगर तीनों ऑप्शन है, तीनों करेक्ट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी रिलेटेड, सो 43B याद रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी। आर्टिकल 97 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 की बात है। आर्टिकल 44 अगेन वेरी पॉपुलर, लिबरल आर्टिकल, लिबरल प्रिंसिपल है, यूनिफॉर्म ऑफ सिविल कोड। आर्टिकल 45 फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। देखो आर्टिकल 45 का फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन है, वो आपका 86 अमेंडमेंट हुआ था जब आपका एजुकेशन राइट टू एजुकेशन दिया गया था। उसमें इसकी लैंग्वेज चेंज की गई थी कि 6 ईयर तक की एज में कंप्लीटली स्टेट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा राइट टू एजुकेशन के थ्रू। तो आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। 46 में ये 46 इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका 1/3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसमें ईडब्ल्यूएस का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो 10% का रिजर्वेशन दिया है, उसका बेसिस यही लिया गया, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC/ST एंड वीकर सेक्शन। इसमें जो वीकर सेक्शन है उसी को आधार बना के वहां पे गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन दिया था। ओके, सो आर्टिकल 66। फिर आर्टिकल 77 है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। अगेन गांधीयन पॉलिसी कि लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, हेल्थ का इंप्रूवमेंट होना चाहिए। इंटॉक्सिकेंट, इसका मतलब है कि यहाँ लीकर वगैरह को बैन करना चाहिए, हेल्थ के लिए इंटॉक्सिकेंट नहीं लेना चाहिए। फिर आर्टिकल 48 अगेन इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर एंड यहाँ काउ स्लॉटरिंग के जो भी जितने भी लॉ बने हैं वो इसी के बेसिस पे बने हुए हैं, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 48A ये 42nd अमेंडमेंट से फिर डाला जिसमें एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड बात लिखी गई कि उनका प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। ठीक है। आर्टिकल 49 मोन्यूमेंट, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट। इस बार मेरे को लगता है 49 से भी क्वेश्चन आ सकता है। 48, 49 एंड 50 से आपको पता है 2020 में आर्टिकल 50 का क्वेश्चन था कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कौन से में, डीपीएसपी में है, यही क्वेश्चन था। आर्टिकल 51 प्रमोटिंग द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सो देयर इज चांसेस ऑफ 51, 49 एंड 48। सो यहाँ से कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसकी लैंग्वेज मैंने आपको बता दी है। इंटरनेशनल पीस रिलेटेड आर्टिकल 51, 49 मोन्यूमेंट रिलेटेड, 48 एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, वहाँ काउ स्लॉटरिंग वगैरह के लिए जो लॉज बने वो उसी के बेसिस पे बने। 48A एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड है। सो अब मैंने एक जगह पे लिख दिया है कि कंप्लीटली अमेंडमेंट कौन कौन से हैं। 42nd
में 39A, 43A, 48A, आर्टिकल 38(2) याद रखना, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव के लिए, 43B। नेक्स्ट है आर्टिकल 38 एंड 39 एम्बॉडी द 38 एंड 39, वहां सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात की है। सो इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी चांस बनता है क्वेश्चन बन जाए। सो आर्टिकल 38 एंड 39 कौन सी डॉक्ट्रिन के बात करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करता है। ओके, प्रमोटिंग ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, आर्टिकल 43 की बात है, 43, 43A, 43B बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वहां पे कॉटेज इंडस्ट्री की बात हुई, वो स्टेट सब्जेक्ट होता है कॉटेज इंडस्ट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके रिलेटेड बहुत सारे बोर्ड बनाए हैं, जैसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, स्मॉल एंड स्केल इंडस्ट्री बोर्ड, सिल्क बोर्ड, कोयर बोर्ड। कोयर बोर्ड बहुत पॉपुलर है, सो कोयर बोर्ड का पूछा जा सकता है। सो आर्टिकल 43 के अंडर में आता है। आर्टिकल 37 बोलता है ये नॉन जस्टिकेबल है, ऑब्लिगेशन स्टेट पे है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, नेगेटिव नहीं है। स्टेट को बोला ये काम करिए लोगों के भले के लिए, सो दिस इज पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। बिसाइड ऑफ द डायरेक्टिव कंटेन इन पार्ट 4, अदर पार्ट में भी कुछ डायरेक्टिव्स है, वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। आर्टिकल 350 टू 335 ये कुछ आर्टिकल्स है। 350 में है कि आपकी कोई भी ग्रीवियंसेस है, उसमें स्टेट में जो भी लैंग्वेज है, उस किसी भी लैंग्वेज में आपको 2 या 3 जो भी लैंग्वेज वहां पे है उसमें से किसी भी लैंग्वेज में आप ग्रीवेंस दे सकते हैं। आर्टिकल 350A प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन, बच्चों को देखो, इसको 350A को हमें जोड़ सकता हूं नेशनल न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। उसमें बोला गया है कि बच्चों को अपनी मदर टंग में इंस्ट्रक्शन मिले, प्राइमरी एजुकेशन मिले। तो 350A भी यही बोलता है। 350B बोलता है कि एक स्पेशल लैंग्वेज ऑफिसर अपॉइंटमेंट हो, जो कि अपनी एवरी ईयर एक रिपोर्ट दे प्रेसिडेंट को। जो जहां भी माइनॉरिटी लैंग्वेज है उसके लिए प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट है, गवर्नर और प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट है स्पेशल लैंग्वेज ऑफिसर। आर्टिकल 350, 350A, 350, 350A, 350B तीनों लैंग्वेज से रिलेटेड है। 351 इंपॉर्टेंट है। अभी बीच में एक बार इसमें हल्ला हुआ था कि अमित शाह ने बोला था, हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर श्री ऑनरेबल अमित शाह ने बोला कि हिंदी को हम आगे बढ़ाएंगे, तो फिर कुछ साउथ स्टेट से प्रॉब्लम आई थी, तो उन्होंने भी अपने कंसर्न रखे थे। देन उन्होंने बताया कि एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दे हैव टू प्रमोट द हिंदी। एंड आपको पता है लैंग्वेज के लिए डिपार्टमेंट होता है, वो अंडर दी होम मिनिस्ट्री आता है। सो दैट्स वाई आर्टिकल 351 इज यूनियन टू प्रमोट द हिंदी लैंग्वेज, एंड ये डायरेक्टिव है सारे के सारे। एंड 335 बोलता है अगर आपका इफिकेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की इफिकेसी और मेंटेनेंस में अगर प्रॉब्लम आए रिजर्वेशन अप्लाई करने के लिए, तो उसको रीथिंक किया जा सकता है। सो रिजर्वेशन को रीथिंक किया जा सकता है, जहां टेक्निकल वगैरह का इश्यू हो वहां पे अगर इफिकेसी का इश्यू है तो उस पर रीथिंक किया जा सकता है। दैट्स ऑल अबाउट द DPSP। थैंक यू, and please subscribe my channel and share it with your friend, like it, press the bell icon for the regular update. Thank you so much.